हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। पेगासस के मामले पर विपक्ष के हंगामे पर अब भारतीय जनता पार्टी पलटवार कर रही है और इस बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि देश की सबसे बड़ी पंचायत चल रही है। आपके जो भी सवाल हैं आप उठाएं। इतना ही नहीं, अनिल विज ने विपक्ष पर समय बर्बाद करने का आरोप लगाया और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। ये प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत चल रही है। लोकसभा का सेशन चल रहा है कि आपके जो भी प्रश्न हैं आप उठाओ, हम उनके जवाब देंगे। लेकिन विपक्ष प्रश्न उठाने की बजाय वहां पर खड़े हो गए ओ करता है। अब आप बताओ ओ का क्या जवाब दें? तो अगर इनको जवाब चाहिए तो सदन में ये सदन के कार्रवाई के अनुकूल अपने प्रश्नों को रखें। हर प्रश्न का जवाब देखिए। जब भी कोई धारा लगाई जाती है तो लीगल ओपिनियन लेकर लगाई जाती है और लीगल ओपिनियन लेकर ही धारा लगाई गई। ऋषभ कुमारी साहब कह रही है कि बरसात के लिए तो करोड़ों रुपए आया, कहाँ खर्च हुआ है उसका जांच कराएंगे। कहाँ आया? शैलजा के पास आया? किसके पास आया? बिना मतलब की बातें करना। सरकार लगातार विकास के काम करती रहती है और पानी का ठहराव ना हो उसके लिए भी अनेकों योजनाएं बनाती रहती है। अब शैलजा बताए जिसकी कहेगी हम जांच। हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं को पूरी तरह से रोकने के लिए राज्य सरकार ने अहम कदम उठाया है और इससे हरियाणा में पराली के प्रबंधन के लिए प्रदेश सरकार अभी से जुट चुकी है। इसके लिए सरकार किसानों को आर्थिक मदद देगी। इस साल स्ट्रा बैलर द्वारा पराली को गांठ या फिर बेल बनवाकर इसे औद्योगिक इकाइयों में देने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 230 करोड़ रुपए का बजट रखा है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाएं। ज्यादा जानकारी के लिए किसान अपने निकटतम कृषि अधिकारी या फिर टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यह पोर्टल किसानों और उद्योगों को पराली की मांग और आपूर्ति के लिए मंच प्रदान करता है। इस पोर्टल पर किसान और उद्योग पराली का क्रय विक्रय कर सकते हैं। वहीं हरियाणा में जेल से बाहर आने के बाद पहली बार किसानों के धरने पर पलवल पहुंचे इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और प्रदेश के गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि करीब 8 महीने से चल रहे किसान आंदोलन को छत्तीस बिरादरी का समर्थन मिल रहा है और केंद्र सरकार के लाए गए तीनों कृषि कानून किसान विरोधी हैं। बीजेपी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि वो देश के हर किसान के साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और गांव-गांव जाकर किसान आंदोलन को और मजबूती देने का काम करेंगे। अब भी मैं ये घोषणा करता हूं कि आपके इस सभा की कार्रवाई को सफल बनाने के लिए आपको पीने के ठंडे पानी की दिक्कत न आए, इसलिए आपको वाटर कूलर भी आपके आ गया और 4 दूसरे कूलर भी आ गए और कोई दिक्कत आएगी वो भी हम आपको कहेंगे। आपको किसी प्रकार की दिक्कत न आए, ये हमारी दिली ख्वाहिश है और उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैं समय निकाल करके आपके बीच में आया हूँ। मुझे लगता तो ऐसा है कि शायद अब दोबारा जेल में ना जाना पड़े, लेकिन अगर मुझे ये दोबारा भेज भी दें तो भी आप अपने संघर्ष को जारी रखना। संघर्ष की वजह से सब कुछ मिलता है। आपके संघर्ष की वजह से आज समूचे राष्ट्र। उधर हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा सरकार ने राज्य में कोविड-19 महामारी के कारण
अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को सुरक्षित भविष्य देने के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत ऐसे बच्चों के पालन पोषण और पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत जिनके माता पिता की मौत के बाद बच्चों की देखभाल परिवार के अन्य सदस्य कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के पालन पोषण के लिए 18 वर्ष तक 2,500 रुपए प्रति बच्चा प्रति माह के दर से राज्य सरकार की ओर से संबंधित परिवार को दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 18 वर्ष तक की आयु होने तक पढ़ाई कर रहे ऐसे बच्चों को 12,000 रुपए प्रति वर्ष अन्य खर्चों के लिए दिए जाएंगे। अनिल विज ने आगे बताया कि जिन बच्चों को देखभाल करने के लिए परिवार का कोई सदस्य नहीं है, उनकी देखभाल बाल देखभाल संस्थान करेंगे। हरियाणा के फरीदाबाद में पृथला के विधायक नयनपाल रावत एक्शन में दिखाई दिए। उन्होंने भरी बरसात में क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया और इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र में जल भराव की स्थिति को देखकर विधायक नयनपाल रावत नगर निगम के अधिकारियों पर जमकर बरसे और मौके पर नगर निगम के एक्सियन ज्ञान प्रकाश और जेई को तुरंत समस्या का समाधान करने का आदेश दिया। तो वहीं ग्रामीणों ने विधायक को अपनी समस्याएं बताई। विधायक ने ग्रामीणों को आश्वासन दिलाते हुए कहा कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। अधिकारियों के साथ जो नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके साथ आज मैंने सोतई, मचगर और नवादा गांव के दौरे किए हैं। इनमें जो पानी की व्यवस्था, जो पानी भर गया है, सफाई की स्थिति खराब है। जब से गांव नगर निगम में शामिल हुए हैं, FMDA में शामिल हुए हैं, तब से इनकी जो दशा है वो अच्छी नहीं है। और इससे मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को भी अवगत करा चुका हूँ मीटिंग में, और आज उसी को लेकर के हमने इन गाँवों का दौरा किया है। पानी की निकासी के लिए क्या व्यवस्था कर सकते हैं, सफाई की क्या व्यवस्था कर सकते हैं, इस सब की व्यवस्था को देखने के लिए मैं यहाँ पर। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि कोरोना काल में हरियाणा सरकार गरीबों की हमदर्द बनकर उभरी। लॉकडाउन के कारण प्रदेश के लाखों गरीब परिवार ना तो दिहाड़ी पर जा पाए और ना ही छोटी मोटी नौकरी पर। ऐसे में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से उनके घर द्वार तक लगातार 5 किलो गेहूं प्रति सदस्य पहुंचाया जा रहा है और इस योजना के तहत राज्य में करीब 27 लाख परिवारों को ये अनाज मुफ्त दिया जा रहा है। अगर चालू माह जुलाई की बात की जाए तो इस माह में प्रदेश के 27,04,000 राशन कार्ड धारकों को करीब 60,391 मीट्रिक टन गेहूं वितरित किया जा रहा है। डिप्टी सीएम ने बताया कि कोविड संक्रमण के कारण पिछले वर्ष 26 मार्च 2020 को पूरे देश में लॉकडाउन लगाना पड़ा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिक जैसे कि सड़क पर रहने वाले, कूड़ा उठाने वाले, फेरी वाले, रिक्शा चालक, प्रवासी मजदूर को खाने की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब हितैषी सोच के मद्देनजर अप्रैल 2020 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई। देश भर में कोरोना के मामले बेशक लगातार कम होते जा रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश में जुटी है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीनेट किया जाए और इसी क्रम में फरीदाबाद में गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की अगर माने तो उन्होंने देखा कि टीकाकरण के लिए गर्भवती महिलाएं बेहद कम संख्या में आ रही है और इसकी वजह टीकाकरण केंद्र पर भीड़ का होना है और इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक नई पहल की और इस पहल के तहत एक पिंक बूथ बनाया। इस पिंक बूथ पर गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन का इंतजाम किया गया है। एसएमओ ज्योति शर्मा के मुताबिक वे लगातार प्रयास कर रहे हैं कि गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो। मुझे यहाँ पता चला है कि यहाँ पे कोरोना का टीका लग रहा है और
कोरोना का जो वैक्सीन है वो प्रेगनेंसी में भी लिया जा सकता है, और इससे क्या होगा कि मेरे साथ साथ मेरे बच्चों को भी सुरक्षा मिलेगी, और मैं ये रेकमेंड करती हूँ कि सबको ये जरूर लेना चाहिए। अभी वैक्सीनेशन प्रेग्नेंट लेडीज़ को लास्ट वीक ही लॉन्च किया है हरियाणा स्टेट में। तो जैसे जैसे गाइडलाइन आई हम सबको वो फॉलो करनी थी, तो हमने सोचा प्रेग्नेंट लेडीज़ जैसे कि आम तौर पे आने में हिचकिचाती हैं कि काफ़ी सारे नई वैक्सीन है और कैसा रहेगा, तो लोग बाहर निकल के नहीं आ रही थी। तो थोड़ा भीड़ भाड़ से बचाने के लिए हमने एक सेपरेट बूथ बनाया है जिसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ को ही वैक्सीनेशन किया जाएगा। गर्भवती महिलाओं को यहाँ किस तरह की सुविधा मिलेगी? बाकी तो जैसे जो रूटीन का चेकअप है वो सारे 4-5 चेकअप्स होते हैं, वो तो मिल ही रहे हैं। अब इसमें वैक्सीनेशन एक अलग से उसको भीड़ में नहीं लगना पड़ेगा, अलग से उनका सिटिंग अरेंजमेंट है, थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट की भी ट्राई कर रहे हैं, शुरू किया है हमने, और ठीक से उनको सुविधा मिल सके, आराम से टीका लगा के उन्हें कोई एप्रीहेंशन। हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि लोहारू डिस्ट्रीब्यूटरी के पंप हाउस नंबर 8 पर 9 करोड़ की लागत से चल रहे पुनर्निर्माण कार्य को तय समय सीमा में पूरा किया जाए। आपको बता दें, कृषि मंत्री आज भाडड़ा के गांव धनासरी के समीप लोहारू डिस्ट्रीब्यूटरी के पंप हाउस नंबर 8 पर चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में किसानों की भलाई के लिए तमाम प्रोजेक्ट और योजनाएं शुरू की जा रही है, जिसमें से एक ये भी है कि हर एक नहर के अंतिम छोर तक किसान के खेत को पानी मिलना चाहिए। इसीलिए पंप हाउस नंबर 8 पर नया निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे कि आगे नहरों को पूरा पानी मिल सके। कृषि मंत्री ने अधीक्षक अभियंता को यह काम दिसंबर माह तक तय समय के अनुसार और गुणवत्तापूर्वक करवाने के निर्देश दिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान संगठनों के आंदोलन जो है उसमें तेजी आती जा रही है। हालांकि इस बार किसान संगठनों के नेताओं के बीच मतभेद है और वे अपनी अपनी रणनीति से अपने गुटों के साथ दिल्ली कूच कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के हरियाणा प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूनी पिछले दिनों संयुक्त मोर्चे से सस्पेंड कर दिए गए थे और अब चढ़ूनी गुट से जुड़े किसान नेताओं ने आज हरियाणा के यमुनानगर में दिल्ली के लिए ये रवाना हुए। यहां गुरनाम सिंह भी पहुंचे और उनके नेतृत्व में यहां से जत्था रवाना हुआ। उधर टिकैत गुट के नेताओं का कहना है कि हमारी रणनीति चढ़ूनी गुट से अलग है। टिकैत गुट के जिला अध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने कहा कि हमारे पास संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कॉल है कि 5 सदस्य दिल्ली बॉर्डर पर 21 जुलाई को पहुंचेंगे। इन 5 सदस्यों को 22 जुलाई को संसद कूच के लिए दिल्ली जाना है। हालांकि उस दिन अलग अलग जिलों से आए किसान नेता दिल्ली से संसद कूच के लिए आएंगे और वहीं संयुक्त मोर्चे ने अभी 5 पदाधिकारियों के नाम तय किए हैं। एक बड़ा जत्था यमुनानगर से, जो यमुनानगर की हमारी कमेटी है उनकी अगुवाई में संजू गुंदाना जी है, हरपाल जी है और मनदीप जी है और सारी इनकी पूरी टीम यहाँ की यमुनानगर की यहाँ से जत्था लेके आज दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। तो हर जिले से हम हफ्ता 10 दिन बाद एक एक जत्था ले जा रहे हैं और कई जिलों से पहले ले जा चुके हैं। आज यमुनानगर का है और आज बहुत अच्छी संख्या में यमुनानगर के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और बधाई भी देना चाहेंगे हम यमुनानगर की पूरी टीम को, यमुनानगर के पूरे किसानों को, मजदूरों को जो इतनी संख्या में आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और यहाँ से जत्था लेके रवाना होंगे और दिल्ली कुंडली बॉर्डर तक पहुँचेंगे ताकि सरकार को ये दिखा सके कि किसान में अभी जो जागृति है वो जैसे 8 महीने पहले थी वैसे ही आज भी बरकरार है। क्या नहीं, ये तो धान की रुपाई के बीच में भी जाते रहे हैं, धान की रुपाई के पहले भी जाते रहे हैं और अब भी जो है वो जा रहे हैं लगातार। जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक ये क्रम हमारा जारी रहेगा और इससे
लोगों में भी जोश बढ़ता है और सरकार का भी एक मैसेज। वहीं हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी विभागों से उत्कृष्ट महिला कर्मचारियों के नामों के लिए सिफारिश करने के निर्देश दिए हैं। जिन महिलाओं ने अच्छा कार्य, विशेष रूप से नैतिक साहस के मामलों का कार्य किया, उनकी सिफारिश करते हुए उनके समर्थन में पूर्ण दस्तावेज के साथ ही विभाग को 29 अक्टूबर 2021 तक भेजे जाने की बात कही। इस संबंध में जानकारी देते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाता है और इसी कड़ी में विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखा है। उन्होंने बताया कि जिन महिलाओं के नामों की सिफारिश विभाग की तरफ से की जाएगी, उन महिलाओं की ओर से कार्यालय की जिम्मेदारी के अलावा वांछित उपलब्धियां हासिल की गई होनी चाहिए। दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश से लोगों को न सिर्फ गर्मी और उमस से राहत मिली, बल्कि मौसम सुहाना हो गया। लेकिन इस बीच जल जमाव के कारण ट्रैफिक जाम की खबरें लगातार आ रही है और इस बीच दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर लंबा ट्रैफिक जाम लगने के कारण लोग खासे परेशान नजर आए। मौसम विभाग ने गुरुग्राम, फरीदाबाद और साथ ही गाजियाबाद, नोएडा, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तीव्रता के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना जताई, जो कि सही साबित हुई। वहीं दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में हो रही बारिश से शहर जलमग्न हो गया। शहर के ज्यादातर इलाकों में वाटर लॉगिंग की समस्या से जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। बारिश में जिला प्रशासन के तमाम दावे यहां पर बहते नजर आए। आधे घंटे से जाम में फंस रहे हैं जी हम लोग। कितनी देर हो गई आपको? जाम का पता नहीं किस वजह से ही आगे ये मालूम नहीं हमें, लेकिन काफी देर होगी जाम में। सर आपका नाम? देवेंद्र गुप्ता। सर किधर जा रहे हैं आप? गुड़गांव। तो कितनी देर से फंसे हुए हैं आप इस जाम में? फरीदाबाद में मानसून की पहली बारिश होने के बाद से धान की खेती में काफी लाभ मिला है और धान की खेती करने वाले किसानों को काफी लाभ मिला है। आपको बता दें, धान की फसल को काफी मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है। ऐसे में बारिश होने के साथ ही किसानों को आर्थिक लाभ भी होगा। बारिश न होने के कारण लंबे समय से खेतों में फसलों पर बना हुआ सिंचाई का संकट बरसात के होने से अब खत्म हो चुका है और मौसम की पहली बारिश के कारण धान की बुआई करने वाले सभी किसान काफी खुश हैं। किसानों ने बताया कि लंबे समय से फसलें सूखे की मार को झेल रही थी, लेकिन भगवान की कृपा से हमारे इलाके में अच्छी बरसात हुई, जिसके कारण खेत पानी से लबालब भर गए, जो कि हमारी धान के फसलों के लिए काफी लाभदायक है। किसानों के लिए तो ये स्वर्ण वर्षा है। बहुत दिन से उम्मीद, किसान क्या सभी के लिए स्वर्ण वर्षा है, क्योंकि जब तक पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और किसान के लिए विशेषकर जैसे ईख है, धान है, ये जो भी मक्का है, उसमें भी नुकसानी फ़ायदा है। बाजरे की फसल जो नहीं लगाई वो लग जाएंगी। तो सारी जो फसलें हैं, दलहन की, तिलहन की, ये सब फसलों में फ़ायदा है। ग्वार लगाए हुए लोगों ने, तिल लगाए हुए हैं, कपास लगाई हुई है, सब में फ़ायदा है। बहुत अच्छा फ़ायदा है किसान के लिए। और किसान के लिए ये समझ लो कि खाद परमात्मा ने डाली है। नुकसान की बात करें तो नुकसान कौन कौन सी फसल में होता है? छोटी मोटी जैसे कुछ फसलें ऐसे होती हैं, जैसे खीरे की है, जो ये बेल वाली फसलें होती हैं विशेषकर, उनमें अगर पानी 2-3 दिन रुक जाए, अभी तो पानी रुकेगा नहीं, नुकसान उनमें भी नहीं है। अगर 2-3 दिन बीच में खुल जाता है, फिर बारिश हो जाती है, उनसे विशेषकर नुकसान नहीं होगा। उसमें फूल आना थोड़ा बंद हो जाता है और उसमें ये अगर पानी रुक जाए 3-4 दिन लगातार तो वो बेलें गलने लगती हैं। तो थोड़ा सा बस अगर नुकसान होगा किसी में तो खीरे की आपको। ये बरसात तो एक कुदरत का करिश्मा है। इस टाइम तो किसान के लिए बरसात आना तो समझ लो धन का बरसना है। सभी फसलों में इस टाइम जो खेत हैं वो तैयार होते हैं, समझ लो। हर फसल में इस टाइम फ़ायदा है। धान की फसल में फ़ायदा है, ईख की फसल में फ़ायदा है, ज्वार की फसल में फ़ायदा है, सब फसलों में सब में फ़ायदा है जी। कोई नुकसान नहीं है। तो बेस बनना है, धरती का बेस है ये बारिश। कल पूरे देश में ईद का त्योहार मनाया जाएगा। इसको लेकर मुस्लिम समाज असमंजस की स्थिति में नजर आ रहा है, क्योंकि देश में कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा जताया जा रहा है और इसी को लेकर अब की बार फिर से ईद का त्योहार सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मनाया जाएगा। ईद को लेकर मस्जिद में तमाम तैयारियां कर ली गई है। मस्जिद में कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा।
और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज।